आज के मुख्य समाचार। एडीआर रिपोर्ट पर जयराम ठाकुर का पलटवार। हिमालय नदी नालों पर अवैध कब्जों के खिलाफ एनजीटी सख्त। मिंजर मेला संस्कृति पर्यटन और विकास का संगम, मुकेश अग्निहोत्री। छोटा शिमला से संजौली तक भीषण जाम। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। भाजपा नेताओं पर एफआईआर को लेकर सरकार पर बरसे जयराम ठाकुर। चिट्टा नेटवर्क पर शिमला पुलिस का बड़ा प्रहार। शिमला के लोअर बाजार सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में आई गिरावट। अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता से राजभवन स्थित लोक भवन में शिष्टाचार भेंट कर अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी संबंधी प्रस्तावित बदलावों को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय को भारत सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाए ताकि भविष्य में एमआरपी व्यवस्था में किसी भी प्रकार के संशोधन से पहले व्यापक जन भागीदारी और विचार विमर्श सुनिश्चित किया जा सके। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत सचिव सुरेश सिंगटा ने किया। इस अवसर पर संगठन के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी व्यवस्था सीधे तौर पर देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। इसलिए इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बदलाव केवल प्रशासनिक स्तर पर एक तरफा निर्णय के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संगठन ने अपने ज्ञापन में कहा कि एमआरपी केवल किसी उत्पाद की कीमत निर्धारित करने का विषय नहीं है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के अधिकारों, बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यदि इस व्यवस्था में बिना व्यापक चर्चा के कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसका सीधा प्रभाव आम उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे किसी भी निर्णय से पहले उपभोक्ता संगठनों, व्यापारिक संगठनों, उद्योग जगत, विशेषज्ञों तथा आम नागरिकों के सुझावों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण केवल कानून बनाने से संभव नहीं है, बल्कि नीति निर्माण में उपभोक्ताओं की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। संगठन का मानना है कि सरकार द्वारा बनाई जाने वाली प्रत्येक नीति में पारदर्शिता और जन सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि किसी भी निर्णय का लाभ वास्तव में आम जनता तक पहुँच सके। आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत हिमाचल प्रांत और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमान कविंदर गुप्ता जी से मिलने लोक भवन पहुँचे हैं। इस साभार भेंट का हमारा उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत अधिकतम विक्रय मूल्य यानी कि एमआरपी को लेकर जो नीति निर्माण को लेकर कार्य कर रही है, संघर्ष कर रही है, उसी के निमित्त माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से हम भारत सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके माध्यम से हम भारत सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि एमआरपी की जो वर्तमान नीति है उसमें संशोधन किया जाए। किसी भी वस्तु का अधिकतम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, इसमें ग्राहकों के माध्यम से ग्राहकों के हितकर नीति बने, ये हमारा ध्येय है। और इस विषय में ग्राहक पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन के रूप में इस कार्य को लिया है, जिसके निमित्त नारा लेखन, हस्ताक्षर अभियान, पत्रक वितरण एवं संगोष्ठियों के माध्यम से जन जागरण का अभियान राष्ट्रीय स्तर पर किया है। इसी के निमित्त विभिन्न प्रांतों और राज्यों के उपायुक्तों एवं विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों और शासनाधीशों के माध्यम से भी भारत सरकार को अन्य स्थानों पर ज्ञापन सौंपे गए हैं। और इसी कड़ी में आज महामहिम राज्यपाल से भी हम मिले हैं। 12 जून 2026 को जंतर मंतर दिल्ली में भी राष्ट्रीय स्तर का एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और सभी प्रांतों की प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारियों ने किया था। उसके उपरांत हमारा केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारी थे, वो भारत सरकार के संबंधित मंत्रियों से, मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक हुई और एक सार्थक चर्चा के साथ एक सहमति बनी, जिसमें भारत सरकार ने ग्राहक पंचायतों के सुझाव को प्राथमिकता के तौर पर लिया है
और आश्वासन दिया है कि भविष्य में ग्राहकों को लेकर एमआरपी के निमित्त जो भी नीति बनेगी उसमें ग्राहक पंचायत का भी सहयोग रहेगा और उनके आग्रह और सुझाव को भी शामिल किया जाएगा। ग्राहक पंचायत की यही चिंता है कि हमारा जो उपभोक्ता है, ग्राहक है, आम जनमानस है, जो सीधे तौर पर एमआरपी से प्रभावित होता है, उसकी भी सुनी जाए। वस्तु निर्माता कंपनी और सरकार ही सिर्फ आपस में बैठ के एमआरपी तय ना करे, बल्कि उपभोक्ताओं का भी इसमें जो है सुझाव लिया जाए, उनकी भी सहमति लिया जाए। किसी भी वस्तु के निर्माण में लागत मूल्य कितनी है और उसमें खुदरा व्यापारी और जो होल सेलर्स हैं और जो OEMs हैं उनका लाभांश कितना रहे, उसमें भी नीति निर्माण के तहत ग्राहकों की सहमति के साथ ही एमआरपी तय होनी चाहिए। ऐसा हमारा सरकार से आग्रह है और सुझाव है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऐतिहासिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला केवल चंबा जनपद का पारंपरिक उत्सव नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली इतिहास और सदियों से चली आ रही लोक परंपराओं का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह मेला प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता, लोक संस्कृति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि की कामना का अनूठा संगम देखने को मिलता है। सदियों पुरानी परंपराओं को संजोए यह मेला आज भी लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य कर रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश की उस सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है जिसने समय के साथ अनेक परिवर्तन देखे, लेकिन अपनी मौलिकता और परंपराओं को आज भी बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पारंपरिक मेले और त्योहार केवल मनोरंजन के अवसर नहीं होते, बल्कि वे समाज की सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक विरासत और सामाजिक मूल्यों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। मिंजर मेला इसी परंपरा का एक उदाहरण है जिसने वर्षों से प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि चंबा की ऐतिहासिक नगरी अपनी कला, संस्कृति, मंदिरों और लोक परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मिंजर मेला इस ऐतिहासिक धरोहर को और अधिक समृद्ध बनाता है तथा प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को एक मंच पर प्रस्तुत करता है। मेले के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम लोगों के बीच भाईचारे, सौहार्द और एकता की भावना को मजबूत करते हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मिंजर मेला प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। वर्तमान समय में जब आधुनिक जीवन शैली और वैश्वीकरण के कारण पारंपरिक लोक संस्कृति पर विभिन्न प्रकार की चुनौतियां सामने आ रही है, ऐसे में इस प्रकार के आयोजन युवाओं को अपनी संस्कृति, इतिहास और लोक परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही विरासत हमारी पहचान और गौरव का उदाहरण है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मिंजर मेले के दौरान लोक संस्कृति, लोक नृत्य, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर प्रस्तुतियां, चंबयाली लोक संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा, रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान तथा स्थानीय हस्तशिल्प की अनुपम झलक देखने को मिलती है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इससे न केवल लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है, बल्कि उनकी कला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान भी प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि चंबा के प्रसिद्ध हस्तशिल्प, विशेषकर चंबा रुमाल, लकड़ी की नक्काशी, धातु शिल्प, पारंपरिक आभूषण तथा स्थानीय उत्पाद इस मेले के माध्यम से व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचते हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मिंजर मेला पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। देश और विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटन इस मेले का हिस्सा बनने के लिए चंबा पहुंचते हैं। इससे प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नई गति मिलती है तथा होटल व्यवसाय, परिवहन, रेस्टोरेंट और स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प उद्योग और अन्य छोटे बड़े कारोबार को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के लिए हम यहाँ पे आए हैं और विशेष तौर पे मिंजर मेला कमेटी के आभारी हैं और साथ में चंबा के जो विधायक हैं नीरज नैयर जी, इनके आभारी हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और हमारी शुभकामनाएं हैं। ये मेला आपको मालूम है कि सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है और
सावन के महीने में इसको हर बार मनाया जाता है, 7-8 दिन तक ये चलता है, तो उसी सिलसिले में आना हुआ है। तो इसकी सबको बधाई है, शुभकामनाएं हैं। बाकी हमारे स्थानीय विधायक जो हैं नीरज नैयर जी, चंबा के विकास के लिए, चंबा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तन्मयता से काम कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम एमएलए बनने के बाद जितना ये चंबा के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी जो पॉलिटिशियन है उसको इसी तरह से काम करना चाहिए। और कल हम हमारी सिंचाई की और पानी की जो योजनाएं हैं जो मुकम्मल हो गई हैं, उनका सुबह उद्घाटन करेंगे या शुरू करने हैं, उनका शिलान्यास करेंगे। और जो हमारे विभागीय काम हैं यहाँ पे चल रहे चंबा में, जो चाहे पार्किंग के हैं, चाहे रेस्ट हाउस के हैं, चाहे दूसरे काम हैं, उन सब का मूल्यांकन भी करेंगे, ऑफिसर से बातचीत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री एडीआर की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें संबंधित एनजीओ के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री एडीआर की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह एनजीओ पर कार्यवाही करे, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। उनके अनुसार यदि सरकार को किसी रिपोर्ट पर आपत्ति है तो उसे कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संबंधित संस्था के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए, न कि राजनीतिक विवाद खड़ा करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र संस्थाओं और संगठनों द्वारा जारी रिपोर्टों पर असहमति हो सकती है, लेकिन उसका समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए। मेरा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक लंबा कार्यकाल, जहां मैंने सरकारों को बदलते देखा, आते देखा, जाते देखा है, लेकिन ऐसी स्थिति मैंने किसी भी सरकार में नहीं देखी कि सीरीज ही शुरू कर दी है, एक तरह की, एक के बाद एक, एक के बाद एक चुने हुए प्रतिनिधि विधायकों के ऊपर। किसी वक्त कुछ उनके साथी हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, सरकार कांग्रेस पार्टी की भी रही, लेकिन जब उनके साथ उन्हें चलना छोड़ दिया, उसके बाद कार्रवाई का ये मन बना उनका। और सीधा सीधा इसका संदेश यही है कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कर रहे हैं। देखिए, एक तो मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि एडीआर एक एनजीओ है और वो अपने सर्वेक्षण के साथ साथ जो उनके पास फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस सारे मामले को लेकर के कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री की संपत्ति का जिक्र उन्होंने किया है, अगर गलत किया है, तो मैं समझता हूं कि कानून के रास्ते उनके लिए उनके पास भी है। उन सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री उनके अगेंस्ट अगर उन्होंने गलत कुछ सूचना लोगों के बीच में रखी है तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यह बात सत्य है कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के राज में कांग्रेस के नेता मजबूत होते जा रहे हैं। ये आम चर्चा चौक चौराहे की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोसना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी को जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी बात करनी है, जो एडीआर की रिपोर्ट जो एनजीओ जो है जिसने पब्लिश की है, जाहिर की है, तो उसके संदर्भ में उनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर आपको उचित लगता है कि उसमें गलत फैक्ट्स दिए हैं तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप उन पर कार्रवाई करें। मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अब रुक जाए।
अन्यथा इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, किसी के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। जिनके खिलाफ आप कार्रवाई करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, उन लोगों के पास भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के नेताओं के खिलाफ। वो सिलसिला जब शुरू हो जाएगा ऐसे में, तो उस सिलसिले में बहुत सारे लोग परेशान होंगे, बहुत सारे आपके नेता परेशान होंगे। इस बात को आप मान करके चलिए। और आगे में इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, आप तो विधायकों के ऊपर तो छोड़िए, आप जनप्रतिनिधि जो पंचायतों में हैं, भाजपा के हैं, उनके एक एक की जमीन की, एक एक की छज्जे की डिटेल ले रहे हैं और उसमें उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए लगे, उनके खिलाफ मामला दर्ज, ताकि उनको नगर निगम से बाहर कर सके, आप जिला परिषद से बाहर कर सके, ब्लॉक समिति से बाहर कर सके। ये सारी चीजें जो आपने शुरू की है, ये सुखद नहीं होंगी। ये मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, इस बात को आप मान करके चलिए। और इसके अतिरिक्त में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि अब आने वाले समय में जो आपके फैसले, जिन फैसलों को लेकर के हम अभी विधानसभा के अंदर बात करते थे, पत्रकार वार्ता में बात करते थे, जिन मुद्दों को हम मीडिया के माध्यम से उठाते थे, अब मीडिया पर तो आपने एक तरह की आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। कोई आपके खिलाफ लिखता है, एडवर्टीजमेंट बंद कर देते हैं, आपके खिलाफ को सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं, उसका अकाउंट आप बंद कर देते हैं। हमारे खिलाफ आपने 4 अकाउंट चला के रखे हैं। जो हमको गाली कहीं से भी कोई आदमी देता है, उसके वो काट करके आप जो है अपने मीडिया के माध्यम से, जो आपने जरिया बनाया हुआ मीडिया का जो सिस्टम बनाया है, उसमें पूरा डाल करके जो है, जो गाली दे रहा है वो उसको प्रमोट करते हैं, उसको प्रोजेक्शन देते हैं। ये सारी चीजें एक स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत नहीं है, स्वस्थ सोच के साथ नहीं है। हिमालय राज्य में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने एक महत्वपूर्ण दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया। प्राधिकरण ने पर्वतीय क्षेत्रों में नदी नालों, खटुआ, बरसाती जलधाराओं के किनारे किए गए अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों पर कड़ा रोक अपनाते हुए ऐसे निर्माणों को हटाने और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी की प्रधान पीठ का यह आदेश हिमाचल प्रदेश के समाज सेवी एवं पर्यावरणविद नाथूराम चौहान द्वारा दायर की गई जल जंगल जमीन बचाओ याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। इस फैसले को हिमालय राज्यों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद प्रदेश में नदी नालों, खडुआ, बरसाती जलधाराओं के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण, डंपिंग और अतिक्रमण जारी है। इन गतिविधियों के कारण प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे हर वर्ष बरसात के दौरान बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे न केवल पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि करोड़ों रुपए की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान तथा जानमाल की हानि भी लगातार हो रही है, क्योंकि इससे प्राकृतिक आपदाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में इन निर्देशों की अनदेखी किए जाने के आरोप भी लगातार सामने आते रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान एनजीटी की प्रधान पीठ ने हिमाचल प्रदेश प्रशासन से कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा कि यदि नदी नालों और जलधाराओं के किनारे अवैध निर्माण हो रहे हैं, तो प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए। प्राधिकरण ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अवैध निर्माणों की पहचान कर उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और भविष्य में भी ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था
मनाई जाए। एनजीटी ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जल निकासी मार्गों के साथ छेड़छाड़ गंभीर पर्यावरणीय खतरा पैदा करती है। नदी नालों के किनारे अनियोजित निर्माण और मलबा डंप करने से जल प्रभाव बाधित होता है। इससे अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड और भूस्खलन जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता डॉक्टर APK सिंह ने एनजीटी के फैसले का स्वागत करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। आज माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की प्रिंसिपल बेंच ने जो हमारे पर्यावरणविद पूरे हिमालय की लड़ाई लड़ रहे हैं, नाथूराम चौहान जी की याचिका पर ये निर्णय दिया है कि जो सिरमौर में भी और जो जहाँ जहाँ कहीं कांटे बन रहे हैं, कहीं दुकानें बन रही हैं, अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसमें हमारी ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आज सुनवाई थी और उसमें बहुत अच्छा निर्णय दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ ऑनरेबल प्रिंसिपल बेंच का कि उन्होंने हिमालय के लिए, पर्यावरण के लिए जो अनाधिकृत रूप से इंक्रोचमेंट करके वहाँ पर चीज़ें कर रहे थे, जिससे 125 मीटर वाला जो दायरा हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिया है वो बाधित हो रहा था, पर्यावरण खराब हो रहा था और उसकी वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से हिमालय और हिमाचल प्रदेश के लोगों की जन धन हानि हो रही थी, तबाही आती थी। उसको लेके सुरक्षा हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, प्रदूषण का भी बचाव हो और जिसके लिए हिमाचल प्रदेश और पर्यावरण संरक्षण PWD डिपार्टमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारी हैं उनके लिए आदेशित किया है कि वो इसमें शीघ्र कानूनी कार्रवाई करें और जो लोग इसके बावजूद भी अनधिकृत निर्माण करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं धन्यवाद करता हूं ऑनरेबल एनजीटी का और नाथूराम चौहान जी भी। लंबी हो जाए फिर वही। हम लोग आज यहाँ पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में हैं और हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हैं डॉक्टर AP सिंह जी, वो साथ में हैं और इनके माध्यम से, इनके द्वारा एक बहुत बड़ी लड़ाई जो पूरी हिमालय क्षेत्र के लिए और पूरी हिमाचल के लिए, पूरी सिरमौर के लिए हम लोग लड़ रहे थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय प्रिंसिपल बेंच की उसने में मोहर लग गई है और ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा था कि हिमाचल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो आज एक तरह से लागू हो गया है। एक नियम, वो कानून लागू हो गया है, क्योंकि जो नियम, जो कानून सिरमौर के लिए लागू होंगे वही नियम, वही कानून हिमाचल के लिए लागू होंगे और वही कानून पूरी हिमालय क्षेत्र के लिए लागू होंगे। किसी भी तरह का अवैध निर्माण, किसी भी तरह का अवैध डंपिंग, किसी भी तरह का अवैध कटान, जो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जो माननीय बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर AP सिंह जी ने जिसमें हमारा पूरा सहयोग दिया, उस लड़ाई में हम आज जीते हैं और लाखों करोड़ों लोगों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिनका जन धन और जिनका जीवन खत्म होने को, गांव के गांव बर्बाद हो गए, गांव का गांव खत्म हो गया। आजकल आप रोज टीवी में देख रहे होंगे, वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अपनी कार्यवाही को नई दिशा देते हुए वैज्ञानिक तकनीकी और वीडियो जांच के आधार पर अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्करी नेटवर्क के 3 मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अब कार्यवाही केवल नशा बरामद करने या आरोपियों को गिरफ्तार करने तक नहीं रहेगी, बल्कि पूरे सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने पर भी जोर दिया जा रहा है। पहले मामले में 8 जुलाई 2026 को शोगी बैरियर पर HRTC बस की जांच के दौरान कुमार सेन निवासी अनुज राष्ट्रा के कब्जे से 6 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। जांच में मोबाइल, CDR और डिजिटल साक्ष्य और गूगल पे लेन देन के विश्लेषण के आधार पर पंजाब के कपूरथला निवासी साजन सिंह और फिरोजपुर निवासी जतिन कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार साजन सिंह नेटवर्क का मुख्य सरगना था, जबकि जतिन कुमार चंडीगढ़ क्षेत्र में चिट्टे की सप्लाई करता था। दूसरे मामले में 17 जुलाई को रामपुर के रोपड़ू नाला क्षेत्र में कार से 9 ग्राम चिट्टा, डिजिटल वजन मशीन और 26,000 रुपए नगद बरामद किए गए। इस मामले में पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान तकनीकी और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर चंडीगढ़ के मनी माजरा क्षेत्र से जुड़े सप्लायर रवि गिल की पहचान हुई, जिसे बाद में हरियाणा के पिंजौर से गिरफ्तार किया गया। शिमला पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और ऑनलाइन वीडियो लेन देन की जांच के माध्यम से पूरी सप्लाई नेटवर्क का खुलासा किया गया। पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी प्रत्येक NDPS मामले में मुख्य सप्लायरों और अंतर्राज्यीय नेटवर्क तक पहुंच बनाकर कार्यवाही जारी रहेगी। वित्तीय विवेचना के माध्यम से पूरे सप्लाई नेटवर्क के मुख्य संचालकों तक पहुंच बनाई जा रही है।
तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी रणनीति के तहत 2 अलग अलग मामलों में बाहरी राज्यों के 3 मुख्य सप्लायर्स की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। पहला मामला पुलिस थाना पश्चिमी का है, जहां दिनांक 8 जुलाई 2026 को शोगी बैरियर पर स्पेशल सेल शिमला की टीम द्वारा HRTC बस की चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान अनुज राजटा निवासी कुमारसैन के कब्जे से 6 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिस पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच के दौरान पुलिस द्वारा बरामदगी तक ही सीमित न रहकर बैकवर्ड लिंकेजेस स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किया गया, जिसके तहत तकनीकी विश्लेषण तथा वित्तीय लेन देन की जांच के आधार पर पूरे नशा सप्लाई तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में 2 अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता पाए जाने पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसे पंजाब के लिए रवाना किया गया। पुलिस टीम में पंजाब में दबिश देकर साजन सिंह को कपूरथला से तथा जतिन कुमार को जलंधर से गिरफ्तार किया है। जांच में यह साबित हुआ कि साजन सिंह इस अंतरराज्यीय चिट्टा तस्करी नेटवर्क का मुख्य सरगना था तथा जतिन कुमार उसके लिए चंडीगढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों में चिट्टा सप्लाई करने का काम करता था। चिट्टा सप्लाई करके जो भी आमदनी होती थी उसे साजन सिंह को भेजा जाता था। मामले की जांच में सामने आया कि अनुज राजटा ने भी चंडीगढ़ में जतिन कुमार से ही उक्त चिट्टे की खेप खरीदी थी तथा इसकी एवज में 10,500 रुपए गूगल पे के माध्यम से साजन सिंह के खाते में भेजे थे। तकनीकी एवं वित्तीय जांच में आरोपियों के बीच लंबे समय से नियमित संपर्क तथा नशा तस्करी से जुड़े लेन देन की भी पुष्टि हुई है। दूसरा मामला पुलिस थाना रामपुर का है, जहां दिनांक 17 जुलाई 2026 को डिटेक्शन सेल उपमंडल रामपुर की टीम द्वारा गश्त के दौरान रोपड़ू नाला क्षेत्र में एक संदिग्ध गाड़ी की तलाशी ली गई थी। गाड़ी में तलाशी के दौरान 3 सवार व्यक्ति अजेंद्र कुमार निवासी किन्नौर, मोनिका निवासी निर्मल कुल्लू तथा निखिल निवासी ननखड़ी शिमला के संयुक्त कब्जे से 9 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिसमें मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान तकनीकी वित्तीय लेन देन की विवेचना की गई तथा आरोपियों से भी पूछताछ अमल में लाई गई, जिसके आधार पर इस सप्लाई चेन के भी प्रत्येक स्तर की पहचान की जा सकी। जांच में स्थापित हुआ कि मोनिका तथा निखिल ने बरामद चिट्टा चंडीगढ़ के मनी माजरा क्षेत्र में सक्रिय रवि गिल से प्राप्त किया था, जो एक ऑटो चालक की आड़ में चिट्टा तस्करी का अवैध कारोबार संचालित कर रहा था। अन्वेषण में सामने आया कि 16 तारीख को भी रवि गिल ने ही दोनों आरोपियों को 20 ग्राम चिट्टा उपलब्ध कराया था, जिसमें से 10 ग्राम उनके खुद के लिए था तथा 10 ग्राम आगे बेचने के लिए दिया गया था, जिससे होने वाला लाभ मोनिका एवं निखिल को ही प्राप्त होना था। चिट्टे की खरीद से संबंधित धनराशि गूगल के पे के माध्यम से रवि गिल की पत्नी के खाते में स्थानांतरित होना पाई गई तथा रवि गिल की पत्नी के खाते में इस वर्ष 7 महीने की अवधि में ही 9 लाख के ट्रांजैक्शंस भी पाए गए हैं, जिससे ये पता चला कि रवि गिल चिट्टा बेच करके कमाई कर रहा था और वो कमाई वो अपने पत्नी के खाते में हासिल कर रहा था। विश्लेषण में पूरे सप्लाई नेटवर्क की पुष्टि होने पर पुलिस टीम ने हरियाणा के पिंजौर में दबिश देकर रवि गिल को नियमानुसार गिरफ्तार किया है। शिमला पुलिस की इस रणनीति के परिणाम स्वरूप वर्ष 2026 में अब तक शिमला पुलिस द्वारा 63 मुख्य सप्लायर्स को देश के विभिन्न राज्यों से तथा इंडो नेपाल बॉर्डर तक जाकर भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 48 बड़े अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्करी नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई कर उन्हें भी सक्सेसफुली डिसमेंटल किया गया है। ये कार्रवाई पिछले 3 वर्षों में सर्वाधिक है। वर्ष 2025 में केवल 7 मुख्य सप्लायर्स की गिरफ्तारी की गई थी तथा 4 ही नेटवर्क ध्वस्त किए गए थे, जबकि वर्ष 2024 में 7 सप्लायर्स को गिरफ्तार कर केवल 2 नेटवर्क्स ही ध्वस्त किए गए थे। भविष्य में भी इसी तरीके से शिमला पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज हो रही एफआईआर को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रही है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि यह कार्यवाही राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस तरह निशाना बनाया जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। पूर्व मुख्यमंत्री ने HAS और अलाइड सर्विसेज भर्ती में देरी पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि जुलाई समाप्त हो गया है लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय पद समाप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 लाख नौकरियों का वादा किया था लेकिन आज रोजगार के अवसर लगातार कम किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने सरकार से बदले की राजनीति छोड़कर विकास, रोजगार, कर्मचारियों की समस्याओं और जन कल्याण के मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है और प्रदेश की जनता सरकार की कार्यशैली को देख रही है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार आने के बाद एक नया कल्चर, नया रिवाज हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, बदले की भावना के साथ सत्ता में आने के पश्चात पहला काम शुरू। अच्छा होता है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद कुछ अच्छी चीजों की शुरुआत होती, अच्छी योजनाओं की शुरुआत होती, और जो बदले की भावना के साथ शुरुआत हिमाचल प्रदेश में संस्थानों को बंद करने की शुरू की थी, 4.25 साल के कार्यकाल में भी अभी तक वो बदस्तूर चली हुई है, लगातार उसी रफ्तार से। पहले हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों को बंद करने के लिए बदले की भावना के साथ काम की शुरुआत हुई। अब ज्यों-ज्यों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकाल पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ज्यों-ज्यों जमीनी स्तर से लोकतंत्र के माध्यम से आवाज आनी शुरू हो गई है कि आपका आने वाला भविष्य अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में आपने देखा कि जो जमीन की आवाज है वो कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में जब हम अच्छा नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को लग रहा है, जब हम काम नहीं कर सकते, हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसी सूरत में जो हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करता है उनकी आवाज को कैसे दबाया जाए, उस आवाज को कैसे बंद किया जाए, उसके लिए प्रयत्न चल रहा है। और इसके उदाहरण एक नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में इस बात को आपने देखा होगा कि एक सीरीज शुरू कर दी है। जो चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर कभी रहे हैं, आज वर्तमान में भी विधानसभा के अंदर हैं, विधायक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के अनुरूप नहीं बोल सकते हैं, उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं चल सकते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ मामले बनाए जाएं, ये आदेश मुख्यमंत्री जी की ओर से अधिकारी को दिए। और उस दृष्टि से मैं देख रहा हूं कि आज तक हिमाचल प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही पूर्व में, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा अगर मामले जोर जबरदस्ती से बनाए गए तो वो वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बनी। इनकम टैक्स की टीम के लिए विजिलेंस की ओर से आग्रह आया। विजिलेंस की टीम के आग्रह पर इनकम टैक्स की उस टीम ने वहां जाकर के जो इंस्पेक्शन करना था, जो सारा आकलन असेसमेंट करना था, वो भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी आमदा थे मुख्यमंत्री जी, तो वर्षों तक उनके साथ भी रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का स्वभाव है कि जो उनके साथ
छोड़ करके चले गए हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मैं सुधीर शर्मा की बात कर रहा हूं। आगे आप देखिए कि होशियार सिंह के खिलाफ आपने निम्न स्तर पर, जहां जिस निम्न स्तर पर मुख्यमंत्री जी, हम कल्पना नहीं कर सकते मुख्यमंत्री जी जा सकते इस स्तर पर, घर के झगड़े को आधार बना करके, घर के परिवार के झगड़े किसके घर में नहीं होते, छोटे मोटे होते हैं, सभी जगह होते हैं, उसका उपयोग करके होशियार सिंह के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई, क्योंकि वो चुनाव लड़ते हैं, उनके धर्मपत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए उनको लगता कि वो चुनौती है उनके लिए। आशीष शर्मा के परिवार वालों के ऊपर मामले दर्ज, कई दिनों तक वो जेल के सलाखों के पीछे रखा उनको। केएल ठाकुर के रिश्तेदारों और उनके सहयोगियों के जो पूर्व विधायक हैं, आशीष शर्मा तो वर्तमान में भी विधायक हैं, होशियार सिंह के बाद मैं ये कह सकता हूं कि राजेंद्र राणा, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। रवि ठाकुर जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, उनके ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया है। और यहां तक आप कल्पना करिए कि कितना निम्न स्तर हो गया आज की सरकार का सोचने का, कि जिस घर के रास्ते से उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के और केंद्र के बहुत सारे नेता उनके घर में प्रवेश किए हैं, उस रास्ते को ही बंद कर दिया है, वहां दीवार लगा दी। देवेंद्र भुट्टो, लखनपाल, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। और ये मैं आपको कह रहा हूं कि एक तो उन लोगों को टारगेट किया है जो उनके नेतृत्व को चुनौती दे करके, चुनौती देने के साथ उनके नेतृत्व से सहमत ना हो करके वो उनको छोड़ करके आएंगे और उसमें मुद्दों को चर्चा करने के लिए अवसर देंगे। तो हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि कांग्रेस उन मुद्दों का सामना करने की स्थिति में नहीं हो पाएगी, और इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं कि जवाब क्या देंगे। इसलिए दबाया जाए, डराया जाए विजिलेंस से, पुलिस से, किसी तरह से भी मामले दर्ज करने के लिए। अरे जो करना है करिए, आप जितने मामले दर्ज करने करिए, अब डरने का सवाल ही पैदा नहीं, वक्त ही कितना रह गया है, उनको इस बात को भी समझना चाहिए। और ऐसी सूरत में विधानसभा के मॉनसून सत्र में पूरे जोर के साथ विपक्ष जो है जनहित के मुद्दों को उठाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार सुबह की शुरुआत के साथ ही यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल छोटा शिमला से संजौली तक लंबा ट्रैफिक जाम लगने से हजारों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सामान्य दिनों में महज 10 मिनट में पूरा होने वाला यह सफर शनिवार को कई लोगों के लिए 1 से 2 घंटे तक का बन गया। सुबह से ही सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और गाड़ियां रिंग तक आगे बढ़ती हुई नजर आई। राजधानी की प्रमुख सड़कें पूरी तरह वाहनों के दबाव में दिखाई दी और कई स्थानों पर यातायात लगभग थम गया। शनिवार होने के कारण स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में पर्यटक भी शिमला पहुंचे। इसके साथ ही रविवार की छुट्टी के चलते निजी वाहनों की संख्या में भी अचानक वृद्धि होती है। सुबह के समय कार्यालयों, बाजारों और पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले वाहनों का दबाव इतना अधिक हो गया कि छोटा शिमला सचिवालय, ओक ओवर ब्रिज की ओर जाने वाले मार्ग, लक्कर बाजार, संजौली, ढली की दिशा तक यातायात प्रभावित हो गया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। जाम का सबसे अधिक असर छोटा शिमला से संजौली मार्ग पर देखने को मिला, जहां वाहन कई मिनट तक एक ही स्थान पर खड़े रहे। कई जगहों पर चालक मुश्किल से कुछ मीटर की दूरी तय कर पा रहे थे। सड़क पर कारें, टैक्सियां, HRTC बसें, निजी बसें, स्कूल वाहन, मालवाहक वाहन और 2 पहिया वाहन एक साथ फंस गए। बड़े वाहनों के कारण कई स्थानों पर यातायात और अधिक धीमा हो गया। जाम में फंसे लोगों ने बताया कि जिस दूरी
दूरी को सामान्य दिनों में 10 मिनट में तय किया जाता था, उसे शनिवार सुबह पूरा करने में 1 घंटे से अधिक समय लग गया। कई लोगों को अपने कार्यालय, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य जरूरी कार्यों के लिए समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण परेशानी उठानी पड़ी। कुछ लोग अपने वाहनों से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ते दिखाई दिए। सार्वजनिक परिवहन भी इस जाम से अछूता नहीं रहा। HRTC की कई बसें निर्धारित समय से काफी देर से अपने गंतव्य पर पहुंचे। निजी बस सेवाओं का संचालन भी प्रभावित हुआ, जिससे यात्रियों को बस स्टॉप पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। स्कूली बच्चों, कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम के कारण पर्यटकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। होटल पहुंचने, पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने और बस अड्डे तक पहुंचने वाले पर्यटक घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय तक जाम रहने से बाजारों में आने वाले ग्राहकों की संख्या भी प्रभावित होती है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सप्ताह के अंत में छुट्टियों और पर्यटन सीजन के दौरान राजधानी में ट्रैफिक जाम अब आम समस्या बन चुकी है। छोटा शिमला, संजौली, लक्कड़ बाजार, विक्टी टनल और कार्ट रोड और न्यू शिमला ढली जैसे क्षेत्रों में अक्सर सुबह और शाम के समय लंबा जाम देखने को मिलता है। शहर की तंग सड़कें लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या का दबाव नहीं झेल पा रही है। लोगों का कहना है कि सड़क किनारे अवैध पार्किंग, सीमित पार्किंग क्षमता, एक साथ बड़ी संख्या में निजी वाहनों का प्रवेश तथा कुछ स्थानों पर यातायात नियमों की अनदेखी भी जाम का प्रमुख कारण बनती है। कई वाहन चालक निर्धारित स्थानों के बजाय सड़क किनारे वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और यातायात बाधित होता है। यातायात विशेषज्ञ का मानना है कि राजधानी में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि सड़कें लगभग उतनी ही है जितनी वर्षों पहले थी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सप्ताह के अंत और पर्यटन सीजन के दौरान अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए, प्रमुख चौराहों पर बेहतर यातायात नियंत्रण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया जाए। लोगों का यह भी मानना है कि पार्किंग स्थलों की संख्या बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। राजधानी शिमला के लोअर बाजार स्थित सब्जी मंडी से आम उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऊंचे दामों पर बिक रही सब्जियों की कीमतों में अब गिरावट दर्ज की गई है। मंडी में कई प्रमुख सब्जियां 30 से 40 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है, जिससे आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत मिली है। बाजार में लगी विभिन्न दुकानों की रेट लिस्ट के अनुसार अधिकांश मौसमी सब्जियों के दाम पहले की तुलना में कम हुए हैं और खरीदार भी बड़ी संख्या में सब्जियों की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोअर बाजार सब्जी मंडी में इन दिनों रेट कुछ इस प्रकार से चल रही है। भिंडी 40 रुपए प्रति किलो, करेला 40, बैंगन 40 और तोरी 40, वहीं फूलगोभी भी 40 रुपए प्रति किलो, पत्ता गोभी 30 से 40 रुपए प्रति किलो के बीच में उपलब्ध है। वहीं पालक 20 रुपए प्रति गट्ठी तक मिल रही है। कुछ दुकानों पर अलग अलग गुणवत्ता और आवक के अनुसार दामों में मामूली अंतर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अधिकांश सब्जियां 30 से 40 रुपए प्रति किलो की श्रेणी में उपलब्ध है। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान लगातार बारिश, परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने और बाहरी राज्यों से सप्लाई कम होने के कारण कई सब्जियों के दाम 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। इससे आम परिवारों का रसोई बजट बिगड़ गया था। अब मंडियों में सब्जियों की पर्याप्त आवक होने से खुदरा बाजार में भी कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की मंडियों में भी नियमित रूप से सब्जियों की आपूर्ति हो रही है। इससे बाजार में उपलब्धता बढ़ी है और थोक बाजार में कीमतें कम होने का असर सीधे खुदरा बाजार पर पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि यदि मौसम अनुकूल बना रहा तो आने वाले दिनों में कीमतें और स्थिर रह सकती हैं। मंडी में खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले तक सीमित मात्रा में ही सब्जियां खरीदनी पड़ रही थी, क्योंकि दाम काफी अधिक थे। अब कीमतों में कमी आने से लोग सप्ताह भर की जरूरत के अनुसार सब्जियां खरीद पा रहे हैं। गृहिणियों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सब्जियों के दाम कम होना राहत देने वाला है, क्योंकि हर दिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं की कीमतों का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ता है।